नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था मोटिवेशनल थ्योरीज़ का, जिसके अंदर जो हमारी पिछली क्लास थी उसके अंदर हमने कई सारी मोटिवेशन थ्योरीज़ के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में भी हम कुछ और जो अन्य थ्योरीज़ हमारी जो बच गई थी मोटिवेशन थ्योरीज़, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्टन मायो थ्योरी के बारे में। ये भी मोटिवेशन से संबंधित है। मायो थे, है ना, एल्टन मायो, इन्होंने मानवीय संबंध विचारधारा के प्रतिपादक हैं। जो एल्टन मायो किससे संबंधित है? मानवीय संबंध विचारधारा के प्रतिपादक हैं। कौन? एल्टन मायो, यानी जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है उससे संबंधित है ये। कौन? एल्टन मायो, है ना। इन्होंने कर्मचारियों को कार्य प्रेरित करने के लिए मौद्रिक अभिप्रेरणाओं के स्थान पर अमौद्रिक अभिप्रेरणाओं पर अधिक बल दिया है। जो एल्टन मायो थे, इन्होंने जो कार्य को प्रेरित करने के लिए, किसी भी जो कर्मचारी हैं उसको प्रेरित करने के लिए, कार्य के प्रति प्रेरित करने के लिए मौद्रिक अभिप्रेरणाओं के स्थान पर किसका प्रयोग किया है? अमौद्रिक अभिप्रेरणाओं पर अधिक बल दिया है इन्होंने, ना। तो जो एल्टन मायो थ्योरी है उसमें क्या कहा गया है कि जो एल्टन मायो थे, इन्होंने जो कर्मचारियों को कार्य के प्रति और अधिक कार्य कुशलता से कार्य कराने के लिए मौद्रिक अभिप्रेरणाओं के स्थान पर अमौद्रिक अभिप्रेरणाओं का, मतलब उन पर अमौद्रिक प्रेरणाओं पर अधिक बल दिया है ना। तो यहाँ पर हमारी जो एल्टन मायो थ्योरी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। ठीक है, इसका जो प्रतिपादक था वो 1943 में एब्राहम मास्लो ने अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन पेपर में प्रस्तुत किया था। तो जो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी है इसका विकास किसने किया था? एब्राहम मास्लो ने। कब किया था? 1943 के अंदर। इन्होंने, जो एब्राहम मास्लो थे, इन्होंने हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी को अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन पेपर के अंदर प्रस्तुत किया था पहली बार, है ना। कब किया था? 1943 के अंदर, है ना। ध्यान रखना आप, ना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये, है ना। आगे देखते हैं, मायो की भांति ही मैस्लो ने भी मनुष्य की सामाजिक व मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु अमौद्रिक अभिप्रेरणाओं की संतुष्टि की है। यानी इन्होंने भी, जो एल्टन मायो थे, उन्हीं के प्रकार जो उन्होंने अमौद्रिक अभिप्रेरणाओं को जो संतुष्टि की है ना, उनका प्रयोग किया है। मतलब जहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो मौद्रिक अभिप्रेरणाओं के स्थान पर अमौद्रिक अभिप्रेरणाओं का प्रयोग, मतलब इन्होंने बल दिया था, अमौद्रिक अभिप्रेरणाओं पर बल दिया था इन्होंने। तो इन्होंने भी, जो एब्राहम मास्लो है, इन्होंने भी क्या है? अमौद्रिक अभिप्रेरणाओं पर अधिक बल दिया है। आगे देखते हैं, इनके अनुसार अभिप्रेरित कार्यकर्ता ही निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जो एब्राहम मास्लो हैं, इनके अनुसार क्या है? जो अभिप्रेरित कार्यकर्ता हैं वही निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आगे हैं, सही अभिप्रेरणा व उद्दीपन के द्वारा संगठन के सभी स्तरों पर कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। इनका क्या मानना है कि सही अभिप्रेरणा व उद्दीपन के द्वारा संगठन के सभी स्तरों पर जो कार्यकर्ता हैं उनको प्रोत्साहित करना आवश्यक है, जिससे संगठन हेतु उनसे वांछित व्यवहार व आचरण मिले। ठीक है, इनका क्या कहना है कि सही अभिप्रेरणा व उद्दीपन के द्वारा संगठन के सभी स्तरों पर जो कार्यकर्ता हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे जो संगठन हेतु क्या हो? वांछित व्यवहार व आचरण मिले। यानी जो कार्यकर्ता हैं, जो कार्य करते हैं किसी भी संगठन के अंदर, वो वांछित व्यवहार और आचरण कर सकें, इसलिए जो उनको प्रोत्साहित करना चाहिए ना। आगे हैं, ये आचरण संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्ति में उनका मार्गदर्शन करेगा। और जो ये आचरण है ये किसमें? संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्ति में उनका क्या करेगा? मार्गदर्शन करेगा। आगे हैं,
व्यक्ति अपने पंच स्तरीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के आधार पर अभिप्रेरित होता है। यानी जो व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति, वो अपनी पंच स्तरीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के आधार पर अभिप्रेरित होता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि जो ये पंच स्तरीय आवश्यकता कौन कौन सी है। तो ये कहाँ पे, ये आवश्यकताओं का एक पिरामिड होता है। जैसे ये पिरामिड है ना, ये अब्राहम मास्लो का पिरामिड है। यहाँ पे इसमें 5 ये होते हैं ऐसे ना, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 होते हैं इसके अंदर। सबसे पहले यहाँ पर आता है आत्मानुभूति आवश्यकताएं, सबसे ऊपर यहाँ पर ना, यहाँ पर। फिर आता है समान संबंधी आवश्यकताएं, यहाँ पर आता है। फिर थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पर, और फिफ्थ यहाँ पे ना, इस तरह से इनमें ये लिखा जाता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, आत्मानुभूति आवश्यकताएं। फिर आते हैं सम्मान संबंधी आवश्यकताएं, और फिर आता है सामाजिक आवश्यकताएं, जो हमारा ये ऐसा है। तो तीसरा इसमें क्या आएगा, सामाजिक आवश्यकताएं। फिर आता है सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, तो यहाँ पर सुरक्षात्मक आवश्यकताएं आएगा। और जो आखिरी में आएगा यानी भौतिक आवश्यकताएं। सबसे पहले हमारी क्या आवश्यकता होती है, भौतिक आवश्यकताएं होती है। फिर आती है हमारी सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, फिर आती है हमारी सामाजिक आवश्यकताएं, और फिर हमारी आती है, क्या आती है, समान संबंधी आवश्यकताएं और आत्मानुभूति आवश्यकताएं। तो अब हम इन सब के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक आवश्यकताओं के बारे में, यानी फिजियोलॉजिकल नीड्स के बारे में ना, जो जीवन के निर्वहन हेतु अनिवार्य हैं। यानी किसी भी जीवन के निर्वहन हेतु जो अनिवार्य वस्तुएं होती हैं, वो किसके अंदर आती हैं, भौतिक आवश्यकताओं के अंदर आती हैं, यानी फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर आती हैं। जैसे ये कौन कौन सी होती हैं, जैसे भोजन हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, और भी अन्य जो सुख सुविधाएं होती है जो जीवन के निर्वहन हेतु अनिवार्य होती है, वो सारी भौतिक आवश्यकताएं होती है हमारी, है ना। फिर नेक्स्ट है सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, यानी सेफ्टी नीड्स। इसके अंदर है जो व्यक्ति के भौतिक संगठन से सुरक्षा करने से संबंधित हैं, जैसे अग्नि, दुर्घटना, आक्रमण आदि से बचाव तथा आर्थिक सुरक्षा, जैसे नौकरी, वेतन आदि की सुरक्षा। ये किस में आती है, हमारी सुरक्षात्मक आवश्यकताएं होती है, यानी सेफ्टी नीड्स होती हैं। जैसे जो भौतिक कोई भी संगठन होता है तो उससे कैसे कैसे होती है, अग्नि से हम सुरक्षा कर सकते हैं, कोई दुर्घटना है उससे, आक्रमण से, इनसे हम सुरक्षा करना चाहते हैं। और जैसे जो आर्थिक सुरक्षा होती है, जैसे नौकरी, वेतन, ये सारी हमारी क्या है, सुरक्षात्मक है, मतलब इनसे हमारी सुरक्षा होती है। ठीक है, नौकरी मिल जाएगी तो हमारी सुरक्षा ही है। ठीक है, इससे हमारी जो आर्थिक सुरक्षा वो होती है ना, और वेतन अच्छा मिलता है ना। फिर नेक्स्ट है सामाजिक आवश्यकताएं, यानी सोशल नीड्स। जैसे मित्र हो गए, प्यार हो गया, हमारा फैमिली हो गई, ये सारी किसके अंदर आती है, सोशल नीड्स के अंदर आती है। मतलब इनकी हमें आवश्यकता होती है सोशली, है ना, यानी सामाजिक रूप से हमें की आवश्यकताएं होती है। सबसे पहले हमने देखा हमें भौतिक आवश्यकताएं कौन कौन सी होती है, जिसमें हमने भोजन देखा, जल देखा, वायु देखा, सुख सुविधा देखी, ये सारी हमारी क्या होती है, भौतिक आवश्यकताएं होती है। फिर हमने देखा सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, जिसके अंदर हमने अग्नि देखी, अग्नि से भी हम सुरक्षा कर सकते हैं, अगर मान लो कोई आए तो अग्नि से हम सुरक्षा करते हैं। ये किसके अंदर आती है, भौतिक कोई संकट आता है तब कौन कौन सी, अग्नि, दुर्घटना से और आक्रमण से, इनसे हम अपनी भौतिक सुरक्षा कर सकते हैं, कोई अगर भौतिक संकट आता है तो ना। और अगर आर्थिक सुरक्षा करनी है हमें तो हमें नौकरी की आवश्यकता होगी, वेतन की आवश्यकता होगी, इनसे हम अपनी आर्थिक सुरक्षा कर सकते हैं। फिर हमने देखा सामाजिक आवश्यकताएं कौन कौन सी होती है, इसके अंदर हमारा मित्र हो गया, प्यार हो गया, फैमिली होगी, यानी परिवार हो गया ना, ये सब इसके अंदर आते हैं। फिर नेक्स्ट है सम्मान आवश्यकता, यानी एस्टीम नीड्स।
जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा का भोग यानी स्टेटस, मान लो कोई व्यक्ति होता है तो उससे रहता है ना आईपीएस स्टेटस है, भाई इसका तो बहुत अच्छा स्टेटस है, वैसे वाला स्टेटस है ना, ये व्हाट्सएप वाला स्टेटस नहीं है ना, ध्यान रखना अपना। फिर आता है आनंद, फिर पहचान, सबको ये होता है कि मुझे अलग पहचान बनानी है ना। फिर मान्यता, यानी सब, कोई भी व्यक्ति होता है वो सोचे कि मुझे मान्यता मिले, मुझे मेरा कहीं पर मैं जाऊँ तो मेरी बात का जो वजन ज़्यादा रहे, अगर मैं कोई बात बोलूँ तो सामने वाला सुने उसको अच्छे से, तो वो मान्यता है ना। फिर प्रशंसा हो उसकी, स्वाभिमान होता है, ये सब किसके अंदर आती है, हमारी स्टीम नीड्स के अंदर, यानी सम्मान आवश्यकताओं के अंदर है ना। फिर नेक्स्ट आता है हमारा आत्मानुभूति परक आवश्यकता है ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इसके अंदर है जैसे आत्मसंतुष्टि व निरंतर आत्मविकास, ये किसके अंदर आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स के अंदर है। आत्मसंतुष्टि व निरंतर आत्मविकास, ये किसके अंदर आते हैं, आत्मानुभूति आवश्यकताओं के अंदर ना। तो यहाँ पर हमारी जो 5 आवश्यकताएं वो यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। इसके अंदर हम आगे देखते हैं, मैस्लो ने इन सभी आवश्यकताओं को 2 भागों में बांटा है। तो इन सभी आवश्यकताओं के मैस्लो ने कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। पहला है निम्न क्रम आवश्यकताएं, यानी जो निम्न स्तर की होती है ना। इसके अंदर आती है हमारी जो शारीरिक आवश्यकताएं वो आती हैं, और जो हमारी सुरक्षात्मक आवश्यकताएं वो आती हैं, यानी निम्न स्तर की जो आवश्यकताएं होती है। जैसे ये स्टार्टिंग की 2 आवश्यकताएं, ये किसके अंदर आती है, हमारी निम्न स्तरीय आवश्यकताओं के अंदर आती है ना, निम्न स्तरीय निम्न क्रम की आवश्यकताओं के अंदर आती है। फिर नेक्स्ट है उच्च क्रम की आवश्यकताएं, इसके अंदर हमारी जो सामाजिक आवश्यकताएं वो आती है, सम्मान की आवश्यकताएं वो आती है, और आत्मविश्लेषण यानी आवश्यकताएं, यानी आत्म अनुभूति आवश्यकताएं इसके अंदर आती है ना, यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है ना। ये सारी आवश्यकताएं इसके अंदर आती हैं, ठीक है। जो ये आखिरी 3 है ये इसके अंदर आती है, और जो स्टार्टिंग की 2 किसके अंदर आती है, निम्न आवश्यकताओं के अंदर, और जो ये है उच्च आवश्यकताओं के अंदर ना। तो इसी के साथ जो हमारा हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं जो कि है ERG थ्योरी, ठीक है। ERG का पूरा नाम है एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ। ये क्या नाम है, E से क्या हो गया, एग्जिस्टेंस है ना, और R से क्या हो गया, रिलेटेडनेस, और G से क्या हो गया, ग्रोथ, ठीक है। आप इनका पूरा नाम याद रखना। अब हालांकि इसके बारे में हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 1969 में क्लेटन एल्डरफर ने अब्राहम मास्लो के हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी में संशोधन किया, जिसे हम आज ERG थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो जो क्लेटन एल्डरफर थे, ठीक है, क्लेटन एल्डरफर, इन्होंने 1969 के अंदर जो अब्राहम मास्लो का जो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी था, हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, इसमें कुछ संशोधन किया, और उस संशोधन के बाद जो बना उसको हम क्या कहते हैं, ERG थ्योरी कहते हैं ना। इनके अनुसार मनुष्य की 3 बेसिक नीड्स होती हैं, यानी 3 बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं। पहली होती है इसमें एग्जिस्टेंस नीड्स, और दूसरी होती है रिलेटेड नीड्स, और तीसरी है ग्रोथ नीड्स, यानी अस्तित्व की आवश्यकताएं, संबंधता की आवश्यकताएं, और तीसरी होती है विकास की आवश्यकताएं। तो इन तीनों के बारे में एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एग्जिस्टेंस नीड्स के बारे में, यानी अस्तित्व की आवश्यकताओं के बारे में। तो इसमें क्या क्या आएगी, पहली है शारीरिक संबंधी आवश्यकताएं, फिर है सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं। ये दोनों किसके अंदर शामिल होती हैं, हमारी एग्जिस्टेंस नीड के अंदर, यानी अस्तित्व की आवश्यकताओं के अंदर ये शामिल होती हैं। कौन कौन सी, शारीरिक आवश्यकताएं और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं एग्जिस्टेंस नीड्स के अंदर शामिल होती हैं। फिर नेक्स्ट है रिलेटेडनेस नीड्स, यानी संबंधता की आवश्यकताओं के अंदर कौन कौन सी शामिल होती हैं। तो इसके अंदर शामिल होती हैं, पहली है सामाजिक आवश्यकताएं, और दूसरी है बाहरी सम्मान, जैसे परिवार का हो गया, दोस्त, सहकर्मी, बॉस, ये सारे किसके अंदर आते हैं, हमारी
रिलेटेडनेस नीड्स के अंदर यानी संबंधता की आवश्यकताओं के अंदर आते हैं। फिर नेक्स्ट है ग्रोथ नीड्स यानी विकास की आवश्यकताएं। इसके अंदर आंतरिक सम्मान और आत्म वास्तविकरण यानी रचनात्मक, उत्पादक बनने, सार्थक कार्यों को पूरा करने की इच्छा, ये सारी किसके अंदर आती है? हमारी विकास की आवश्यकताओं के अंदर। तो मैंने तीनों नीड्स यहाँ पर देख लिए। पहली है अस्तित्व की आवश्यकताएं यानी सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं और शारीरिक संबंधी आवश्यकताएं इसके अंदर आती हैं। फिर है संबंधता की आवश्यकताएं, इसके अंदर सामाजिक आवश्यकताएं और जो बाहरी सम्मान है, जैसे परिवार के अंदर हमारा सम्मान हो गया, दोस्तों के अंदर, सहकर्मियों के अंदर और बॉस के सामने हमारा कितना सम्मान होता है, वो सारे किसके अंदर आते हैं? संबंधता की आवश्यकताओं के अंदर। फिर आता है हमारे ग्रोथ नीड्स यानी विकास की आवश्यकताएं। इसके अंदर हमारी आंतरिक सम्मान आता है, इसके अंदर हमारा इसमें आत्म वास्तविकरण आता है, जिसके अंदर रचनात्मक आता है, उत्पादक बनने होता है और सार्थक कार्यों को पूरा करने की इच्छा होती है ना। तो ये सारी किसके अंदर आते हैं? हमारी विकास की आवश्यकता के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो ERG थ्योरी है यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मैक्लेलैंड थ्योरी ऑफ नीड के बारे में। क्या है? मैक्लेलैंड थ्योरी ऑफ नीड के बारे में है ना। इनके जो प्रतिपादक थे वो थे डेविड मैक्लेलैंड। क्या नाम है इनका? डेविड मैक्लेलैंड इनका पूरा नाम है। इन्हीं के नाम से जो मैक्लेलैंड थ्योरी है जानी जाती है ना। इसके प्रतिपादक कौन हुए? डेविड मैक्लेलैंड है ना। इसके अंदर देखते हैं हम, इनके अनुसार किसी व्यक्ति की विशिष्ट आवश्यकताएं समय के साथ अर्जित होती हैं और वे व्यक्ति के जीवन के अनुभवों से आकार लेती हैं। ठीक है, इनके अनुसार किसी व्यक्ति की जो विशिष्ट आवश्यकताएं होती है वो समय के साथ अर्जित होती हैं और वे व्यक्ति के जीवन के अनुभवों से आकार लेती हैं। ठीक है, आगे किसी निश्चित नौकरी के कार्यों में व्यक्ति की प्रेरणा और प्रभावशीलता इन 3 आवश्यकताओं से प्रभावित होती है। यानी कोई भी जो व्यक्ति है ना, वो कोई नौकरी कर रहा है तो जो नौकरी के अंदर जो कार्य कर रहा है ना, उनकी प्रेरणा और प्रभावशीलता इन 3 जो आवश्यकताएं हैं इसकी उनसे प्रभावित होती हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी है। पहली है नीड ऑफ अचीवमेंट यानी उपलब्धि की आवश्यकता। दूसरी है नीड फॉर पावर यानी शक्ति की आवश्यकता। और तीसरी है हमारी नीड ऑफ एफिलिएशन यानी संबद्धता की आवश्यकता। ये 3 आवश्यकता हमारी बेसिक नीड्स होती है ना। किसके अनुसार है ये? मैक्लेलैंड थ्योरी ऑफ नीड के अनुसार है ना। इसके अंदर आगे देखते हैं हम, इस सिद्धांत को 3 नीड थ्योरी और लर्नड नीड थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या क्या नाम है इसका? एक तो है 3 नीड थ्योरी, दूसरा है लर्नड नीड्स थ्योरी। इसे हम हिंदी के अंदर सीखी गई आवश्यकताओं का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, एक तो 3 नीड थ्योरी हो गया और दूसरा है सीखी गई आवश्यकताओं का सिद्धांत है ना। ये 2 नाम इसके और अन्य है ना। इसे हम क्या कहते हैं? अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी भी कहते हैं। जो मैक्लेलैंड नीड थ्योरी है इसे हम अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी भी कहते हैं, 3 नीड थ्योरी भी कहते हैं और सीखी गई आवश्यकताओं का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी लर्न नीड्स थ्योरी भी कहते हैं। तो इसी के साथ जो हमारा मैक्लेलैंड नीड थ्योरी है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं गोल सेटिंग थ्योरी। गोल सेटिंग थ्योरी की जो प्रतिपादक हैं वो हैं एडविन लॉके। क्या है? एडविन लॉके। इनके द्वारा 1968 के अंदर इसका प्रतिपादन किया गया था। जो एडविन लॉके थे इसके द्वारा इनका जो प्रतिपादन है वो 1968 के अंदर किया गया था। ठीक है, आप इसको याद रखना क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो गोल सेटिंग थ्योरी है इसका प्रतिपादन किसने और कब किया था। तो आप याद रखना
जो एडविन लोके हैं उन्होंने 1968 के अंदर इसका प्रतिपादन किया था। इसके अंदर हम देखते हैं मोटिवेशन का लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत ये बताता है कि लक्ष्य निर्धारित करने और कार्य प्रदर्शन यानी टास्क परफॉर्मेंस क्या है, टास्क परफॉर्मेंस के बीच एक अटूट संबंध होता है। ठीक है, मोटिवेशन का लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत यानी गोल सेटिंग थ्योरी ये बताता है कि लक्ष्य निर्धारित करने और कार्य प्रदर्शन के बीच एक अटूट संबंध होता है। किसके अंदर? लक्ष्य निर्धारित करने और कार्य प्रदर्शन के बीच एक अटूट संबंध होता है। और ये सिद्धांत कहता है कि विशिष्ट मापन योग्य और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य किसी कर्मचारी को उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या कहता है ये सिद्धांत? क्या कहता है कि विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य किसी कर्मचारी को उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित करते हैं, जबकि खराब और अस्पष्ट लक्ष्य उत्साह को खत्म कर देते हैं। ठीक है, विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य किसी भी कर्मचारी को क्या है, उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर उसका जो उसके उद्देश्य उसको पता ही नहीं है, अस्पष्ट है, खराब है, तो उसका जो उत्साह होगा वो खत्म हो जाता है, मतलब वो उदासीन हो जाता है अपने लक्ष्य को लेकर, है ना। जो लोके थे, एडविन लोके, उनके अनुसार क्या है, एक लक्ष्य की ओर काम करने का इरादा काम की प्रेरणा का प्रमुख स्रोत होता है। ठीक है, लोके ने क्या कहा, जो एडविन लोके थे उनके अनुसार एक लक्ष्य की ओर काम करने का इरादा काम की प्रेरणा को प्रमुख स्रोत होता है। यहाँ पर ध्यान रखना ना। तो इसी के साथ जो हमारी गोल सेटिंग थ्योरी थी वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हमारी जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है व्रूम फॉर्मूला ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, क्या है? व्रूम फॉर्मूला ऑफ मोटिवेशन। इसका जो प्रतिपादन है वो विक्टर व्रूम द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1964 के अंदर। और किस में किया था? वर्क एंड मोटिवेशन पुस्तक में, है ना। इन्होंने विक्टर व्रूम द्वारा 1964 के अंदर वर्क एंड मोटिवेशन पुस्तक में एक्सपेक्टेंसी थ्योरी यानी प्रत्याशा सिद्धांत दिया था। ठीक है, क्या कौन सा सिद्धांत दिया था इन्होंने? एक्सपेक्टेंसी थ्योरी दी थी, यानी प्रत्याशा सिद्धांत दिया था। किसके अंदर? वर्क एंड मोटिवेशन पुस्तक के अंदर। कब दिया था? 1964 के अंदर। यह सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि एक कर्मचारी तब प्रेरित होता है जब उसे विश्वास हो कि उसका प्रयास बेहतर प्रदर्शन लाएगा और उस प्रदर्शन से उसे वांछित पुरस्कार मिलेगा। जो विक्टर व्रूम है उनके जो व्रूम फॉर्मूला ऑफ मोटिवेशन है, इस सिद्धांत के अनुसार एक कर्मचारी तब प्रेरित होता है जब उसे विश्वास हो कि उसका जो प्रयास है वह बेहतर प्रदर्शन लाएगा और उस प्रदर्शन के लिए उसे वांछित पुरस्कार भी मिलेगा, तब जाकर वो मोटिवेट होता है। तो इसी के साथ जो हमारी व्रूम फॉर्मूला ऑफ मोटिवेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके अंदर आपको ज़्यादा ये याद नहीं रखना है, जैसे अब गोल सेटिंग थ्योरी है, इसके अंदर आपको क्या रखना है, इसकी जो प्रतिपादक है वो याद रखना है और कब दिया था ये याद रखना है। ज़्यादा इनसे डिटेल से नहीं पूछा जाएगा आपसे। अगर आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर तो वहाँ तो आपसे पूछा ही नहीं जाएगा। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ज़्यादा दिन का जो प्रतिपादन है या वर्ष है वो पूछ लिया जाएगा, है ना। तो आप मेन तो जो इनके वर्ष हैं और जो किसने ये जो थ्योरी है वो दी है, आप ये याद रखना बस। तो जो व्रूम फॉर्मूला ऑफ मोटिवेशन है इसका जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? विक्टर व्रूम ने। और कब किया था? 1964 में। ज़्यादा से ज़्यादा ये आपसे डिटेल पूछी जा सकती है। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर सेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे एक्स्ट्रा पूछा जा सकता है, जैसे ये किस पुस्तक में दिया था और कौन सा सिद्धांत दिया था और ये किससे संबंधित है। ये चीज़ें पूछी जाती हैं यूजीसी नेट के अंदर, है ना।
अब हम नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं जो कि है इक्विटी थ्योरी। इसका प्रतिपादन किसने किया था? इसका प्रतिपादन किया था जॉन स्टेसी एडम्स ने। और कब किया था? 1963 के अंदर। तो जिसका प्रतिपादन है वो 1963 में जॉन स्टेसी एडम्स द्वारा किया गया था। ये ध्यान रखना आप, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इक्विटी थ्योरी का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था। तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? जॉन स्टेसी एडम्स द्वारा किया गया था। और कब किया था? 1963 के अंदर। आगे इसे पूरी तरह से विकसित 1965 में किया गया था। ठीक है, 1963 के अंदर तो इसको मतलब इसकी जो विचारधारा है वो रखी गई थी। और इसको पूरी तरह से कब विकसित कर लिया गया था? 1965 के अंदर। आगे है, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपने काम के बदले मिलने वाले परिणामों और अपने योगदान की तुलना दूसरों से करता है। जो इक्विटी थ्योरी है, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, इक्विटी थ्योरी यानी अपना जो दूसरे से समानता रखना ना। तो इस सिद्धांत के अनुसार कि व्यक्ति क्या है, अपने काम के बदले मिलने वाले जो परिणाम है और अपने योगदान की तुलना किससे करता है? दूसरे व्यक्ति से करता है। ठीक है, मतलब वो अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो वो व्यक्ति उसके समान कार्य, अच्छा कार्य करना चाहता है ना। तो इसी के साथ जो हमारी इक्विटी थ्योरी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हम जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी है वो देखते हैं। हमारी नेक्स्ट थ्योरी है रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। क्या नाम है? रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये जो सिद्धांत है ये B.F. स्किनर द्वारा दिया गया था। ध्यान रखना, इसे हम हिंदी के अंदर पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं, इसको ध्यान रखना आप ना। तो ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? B.F. स्किनर के द्वारा ना। इस सिद्धांत के अनुसार जिस व्यवहार के परिणाम अच्छे होते हैं वह व्यवहार दोहराया जाता है, यानी पुनः किया जाता है ना। जिस व्यवहार के परिणाम बुरे होते हैं वह व्यवहार बंद हो जाता है। मान लो हम कोई कार्य कर रहे हैं, तो जैसे हमें खेलना चाहते हैं, हम बार बार खेलते हैं फुटबॉल या हम कोई सा भी गेम खेलते हैं, क्रिकेट, बहुत सारे बच्चों को क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हम बार बार क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों को बास्केटबॉल अच्छा नहीं लगता या कोई अन्य गेम अच्छा नहीं लगता तो हम वो गेम नहीं खेलते। उसी तरह से अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, अगर वो हमें अच्छा लगता है तो हम बार बार करते हैं, और अगर हमें अच्छा नहीं लगता तो हम नहीं करते आगे से, है ना। तो ये सिद्धांत भी यही कहता है कि जिस व्यवहार के परिणाम हमें अच्छे होते हैं वह व्यवहार दोहराया जाता है, यानी वापस किया जाता है ना। और जिस व्यवहार के परिणाम बुरे होते हैं वो व्यवहार बंद हो जाता है, यानी उसे वापस नहीं करते हम। आगे है स्किनर ने व्यवहार को बदलने या नियंत्रित करने के लिए 4 तरीके बताए हैं। जो स्किनर महोदय हैं उन्होंने व्यवहार को बदलने या नियंत्रित करने के लिए कितने तरीके बताए हैं? 4 तरीके बताए हैं। ये 4 तरीके कौन कौन से हैं? पहला है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, यानी सकारात्मक पुनर्बलन। दूसरा है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, यानी नकारात्मक पुनर्बलन। और तीसरा है पनिशमेंट, यानी दंड। और चौथा है एक्सटिंक्शन, यानी विलुप्त। ये 4 तरीके हैं, तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, यानी सकारात्मक पुनर्बलन। इसमें अच्छे व्यवहार के बाद पुरस्कार दिया जाता है ताकि जो अच्छा व्यवहार है वो दोहराया जाए। ठीक है, जो सकारात्मक पुनर्बलन है ये क्या कहता है कि जो अगर मान लो कि आपने अच्छा व्यवहार किया है, अच्छा कार्य किया है, तो आपके लिए उसको जो आपको क्या उसके लिए क्या मिलेगा? पुरस्कार मिलेगा, ताकि आप उस कार्य को वापस करें ना, या फिर जो व्यवहार है उसको वापस दोहराए ना। नेक्स्ट है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, यानी नकारात्मक पुनर्बलन। अगर आपने कोई व्यवहार अच्छा नहीं किया है, इसमें अगर कोई व्यवहार अच्छा करता है तो उस पर लगी पाबंदी या कोई अप्रिय स्थिति को हटा दिया जाता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, अगर आपने व्यवहार अच्छा नहीं किया है तो इसमें क्या होगा? कोई आपकी जो पाबंदी, आप पर पाबंदी लगा दी जाएगी, या फिर आपकी कोई जो अप्रिय वस्तु होगी उसको हटा दिया जाएगा वहाँ से ना।
ये क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। फिर आता है हमारा पनिशमेंट यानी दंड। इसमें आपको गलत व्यवहार के लिए दंड दिया जाता है ना। तो इसमें क्या है, गलत व्यवहार को रोकने के लिए इसमें सज़ा दी जाती है आपको ना। फिर नेक्स्ट है एक्सटिंक्शन यानी विलुप्त। इसमें गलत व्यवहार पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता या पुरस्कार न देकर उसे धीरे धीरे समाप्त करना है। मान लो अगर आपने गलत व्यवहार किया है, उस पर कोई भी ध्यान नहीं देंगे तो आप वो कार्य जो व्यवहार कर रहे हैं वो धीरे धीरे करना बंद कर देंगे। ठीक है, ये इनका मानना है। किसका मानना है? BF स्किनर का ना। तो इसके साथ जो हमारा रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है यानी पुनर्बलन का सिद्धांत यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SDT भी कहते हैं। इसका प्रतिपादन किसने किया था? 1985 में एडवर्ड L. डेसी और रिचर्ड M. रियान ने, है ना। जो सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी है इसका जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? एक तो थे एडवर्ड L. डेसी और दूसरे हैं रिचर्ड M. रियान। इन दोनों ने मिलकर 1985 में इसका जो प्रतिपादन किया था। इनकी एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बिहेवियर। तो क्या नाम था पुस्तक का? इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बिहेवियर, ये इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था। इस पुस्तक में उन्होंने 1985 के अंदर इसका प्रतिपादन किया था। जो सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी है इसका प्रतिपादन उन्होंने इस पुस्तक में किया था 1985 के अंदर। किसने? एडवर्ड L. डेसी और रिचर्ड M. रियान ने ना। आगे इस पर शोध कार्य 1970 के दशक से ही शुरू हो गया था। मतलब जो सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी है इस पर जो शोध का कार्य था वो 1970 के दशक से ही शुरू हो गया था, परंतु इसका जो प्रतिपादन था वो फिर कब किया गया था? 1985 के अंदर ना। इसके अनुसार मनुष्य स्वभाव से ही आगे बढ़ने, नई चीज़ें सीखने और खुद को बदलने के लिए प्रेरित रहता है। जो सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी है ये क्या कहती है कि मनुष्य स्वभाव से ही आगे बढ़ने की प्रवृत्ति का होता है, नई नई चीज़ें सीखने की प्रवृत्ति का होता है और खुद को बदलने के लिए प्रेरित रहता है हमेशा ना। ये किसका मानना है? सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी का मानना है। आगे है बाहरी पुरस्कार कई बार व्यक्ति की आंतरिक प्रेरणा यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन को ख़त्म कर देता है। ठीक है, अगर हम बाहरी पुरस्कार हर बार देंगे तो जो व्यक्ति की जो आंतरिक प्रेरणा होती है उसको ख़त्म कर दिया जाता है या वो ख़त्म हो जाती है ना। आगे है व्यक्ति की प्रेरणा इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कैसा माहौल मिला है। ठीक है, जो व्यक्ति हैं उसकी प्रेरणा किस पर निर्भर करती है? इस बात पर निर्भर करती है कि उसको जो माहौल है वो कैसा मिला है। अगर उसको अच्छा माहौल मिलेगा तो उसकी जो प्रेरणा होगी वो भी अच्छी होगी ना। अब तो जो हमारी जितनी भी मोटिवेशन थ्योरी वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। हमने यहाँ पर 13 मोटिवेशनल थ्योरी देख ली है ना। टोटल कितनी देखी मोटिवेशन थ्योरी? 13 है ना। अब हम देखते हैं कुछ अन्य प्रकार की जो मैनेजमेंट थ्योरी है उनके बारे में। अन्य प्रकार की मैनेजमेंट थ्योरी ना, जिसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ जंगल के बारे में। ठीक है, इसका विकास 1961 के अंदर हैरोल्ड कॉन्ट्ज ने किया था ना। इसका विकास किसने किया था? इसका 1961 के अंदर हैरोल्ड कॉन्ट्ज, क्या हैरोल्ड कॉन्ट्ज, इन्होंने इसका विकास किया था। ठीक है, इसका विकास प्रबंधन सिद्धांतों और दृष्टिकोणों की विविधता और जटिलता का वर्णन करने के लिए किया गया था। जो मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ जंगल है इसका विकास प्रबंधन सिद्धांतों और दृष्टिकोणों की विविधता और जटिलता को जो जटिलता थी
उसका वर्णन करने के लिए इसका जो विकास था वो किया गया था। और मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ जंगल है, ये ह्यूमन रिलेशन से संबंधित है। किससे? ह्यूमन रिलेशन यानी मानव संबंध से संबंधित है ना। नेक्स्ट थ्योरी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट है ना। इसका विकास जेम्स मैकग्रेगर बर्न्स द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1978 के अंदर। जो ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट है, इसका विकास किसने किया था? जेम्स मैकग्रेगर बर्न्स द्वारा। कब किया गया था? 1978 के अंदर। और ये किससे संबंधित है? ये लीडरशिप से संबंधित थ्योरी है ना। किससे संबंधित है? लीडरशिप से संबंधित। आप में इसको ध्यान रखना है कि इसका किसने किया है इसका विकास और कब किया है और ये किससे संबंधित है। इनसे सिर्फ यही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन इनसे आते नहीं है। नेक्स्ट थ्योरी हमारी पाथ गोल थ्योरी। क्या है? पाथ गोल थ्योरी। इसका जो विकास है, जो इसका डेवलपमेंट है, वो किसने किया है? रॉबर्ट हाउस द्वारा इसका विकास किया गया था। कब किया था? 1971 के अंदर। तो ध्यान रखना आप, जो पाथ गोल थ्योरी है, इसका विकास रॉबर्ट हाउस द्वारा 1971 के अंदर किया गया था और इसे रिवाइज किया गया था 1996 के अंदर। ठीक है, यानी इसमें संशोधन किया गया था 1996 के अंदर। ठीक है, और जो पाथ गोल थ्योरी है, ये किससे संबंधित है? ये लीडरशिप से संबंधित है ना। अब हम नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं हमारी गैंग प्लैंक थ्योरी। ठीक है, इसका विकास है वो हेनरी फ्योल द्वारा 1916 के अंदर किया गया था। जो गैंग प्लैंक थ्योरी है, इसका विकास किसने किया था? हेनरी फ्योल ने 1916 के अंदर। और जो गैंग प्लैंक थ्योरी है, ये किससे संबंधित है? स्कॉलर चेन से संबंधित है। ठीक है, स्कॉलर चेन से ये संबंधित है और ये हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर या किससे संबंधित है? हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन या हायरार्कियल स्ट्रक्चर से संबंधित है। ठीक है, ये स्कॉलर चेन से संबंधित है और हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन या हायरार्कियल स्ट्रक्चर से संबंधित है ये ना। तो ध्यान रखना आप। तो इसी के साथ जितनी भी हमारी मैनेजमेंट से संबंधित थ्योरी थी वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके अंदर हमने जो मोटिवेशन से संबंधित जो 13 थ्योरीज थी वो हमने देख ली हैं। और जो अन्य प्रकार की थ्योरीज थी, जो अन्य जैसे लीडरशिप से संबंधित होगी या किसी अन्य चीज़ से संबंधित होगी, वो थ्योरी हमने यहाँ पर देखी है। तो आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और ये वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना जो लाइब्रेरियन बनने का सपना देख रहे हों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।